गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। रोज की तरह है आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ जो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं और हमारे प्रीलिम्स और मेंस में हमारे काम आते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हम लोग कौन सा करने वाले हैं, दैट वुड बी अबाउट द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश। तो जीएस पेपर वन में आपका पॉपुलेशन वाले सेक्शन से इसको हम लोग कवर करेंगे। पॉपुलेशन वाला सेक्टर जो है ये एक सोसाइटी के अंडर में आप कवर करते हो इसको, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के अंदर में पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। कैसे नई पॉलिसी है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं वो थोड़ा देखेंगे। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कई स्टेट्स में स्पीकर की पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिसको लेके एडिटोरियल दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर टू। अगली जो रहेगी वो रहेगी अफगानिस्तान में। हम सबको पता है कि तालिबान की वजह से वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है और इंडिया ने वहाँ पे कुछ स्टेप लिया है ताकि तालिबान का जो एट्रोसिटीज़ हैं उससे बचा जा सके। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसमें हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं यूथ, कोविड-19 और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। ये एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू से लिया है। इसके साथ एक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। तो ये दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ है क्योंकि दोनों लगभग एक ही टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इसके लिए हमने दोनों को इसको कंबाइन कर दिया है। अगला रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम जीएस पेपर टू, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मेंटेन होना चाहिए। और जुडिशरी जो होते हैं ना, कहीं भी कभी वो एक्टिव हो जाती है तो उसके लिए एक मैसेज भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये। तो ये लास्ट वाला तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आज का। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए भैया, योगी सरकार ने क्या किया है, नई पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है। देखिए, रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश में और अभी आसाम के अंदर भी पॉपुलेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, जहाँ पे ये कहा गया है कि जिनके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी और वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इससे मिलती जुलती अभी एक पॉपुलेशन स्कीम वो यूपी में भी इंट्रोड्यूस की गई है। हम सबको पता है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, और यूपी में 2021 और 2030 के बीच में एक पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए, यूपी के जो सीएम है उनका सीधा सीधा सा कहना है कि देखिए भैया, हमारे पास संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया है। तो वो बर्डन कब कम होगा? जब पॉपुलेशन कम होगा। और गिनी चुनी सर्विस हैं, अब थोड़ी बहुत सर्विस होती है वो भी इतने ज़्यादा लोगों में बांटनी पड़ती हैं तो सर्विस का इम्पैक्ट नज़र आता नहीं है और इसी वजह से जो बैकवर्ड स्टेट है वो बैकवर्ड ही रह जाता है ना। वेलफेयर स्कीम्स हैं, अब वेलफेयर स्कीम के लिए थोड़ा बहुत पैसा ही होता है सरकार के पास, और वही वेलफेयर स्कीम जो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है बिकॉज सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एजुकेशन की फैसिलिटी हम लोग सबको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमारी कंट्री में स्पेशली यूपी के अंदर जो भी समस्याएं हैं सबकी समस्याओं की जड़ है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को कम कर दिया तो सारे के सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनका ये मानना है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या टारगेट रखे हैं, देखिए टारगेट देख लेते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, क्योंकि देखिए 2021 से 2030 के बीच में है तो बीच में 2026 आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ये कुछ टारगेट होते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी का मतलब, रेट का मतलब होता है कि प्रोडक्टिव एज में कोई वीमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। आइडियली वो 2.1 होनी चाहिए। अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट होती है तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, क्योंकि जब एक औरत को एक लड़का और एक लड़की, मतलब दो बच्चे होंगे, दो लड़कियां भी हो सकते हैं दो लड़के भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर उसको 2.1 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। मतलब एक पेरेंट्स जो हैं, हस्बैंड और वाइफ, मतलब पेरेंट्स आगे दो बच्चों से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये टारगेट होता है किसी भी कंट्री का अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करने का। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाती है तो इसका मतलब उस कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे रशिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, यहाँ की पॉपुलेशन इसलिए कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2.1 से मतलब 1.7 1.6 हो गई है। तो इंडिया का टारगेट है 2.1। इस टाइम पे यूपी के अंदर जो है ये 2.9 है, 2.9। 2016 के अंदर यही जो है 3.2 3.3 के आसपास हुआ करता था। तो योगी सरकार का कहना है कि हम इसको 2016 तक 2.1 लेके आएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते 2030 तक इसको हम लोग 1.7 तक लेके आएंगे।
एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो माएँ होती हैं जो डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है या फिर डिलीवरी के बाद लाइक 42 डेज तक, जो डिलीवरी होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसकी वजह से अगर डेथ हो जाती है उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये मापी जाती है 1 लाख बर्थ के ऊपर। अगर 1 लाख औरतें बच्चों को जन्म दे रही हैं तो उसमें से कितनी औरतें डिलीवरी या उसके बाद में जिनकी डेथ हो जाती है उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यूपी में जो अभी 197 है जो काफ़ी हाई है। 2026 में इसको 150 लेके आना है और 2030 में इसको 98 लेके आना है। ये टारगेट रखे गए हैं। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 1 लाख के ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी यूपी में 47 है, 2026 में 35 करना है और 2030 में इसको 25 करना है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। तो सरकार ने कुछ टारगेट रखे हैं। इसके अलावा सरकार यह भी करना चाहती है कि जो दो बच्चों के बीच में गैप होता है वो गैप भी ज्यादा से ज्यादा किया जाए, है ना, उसको 2 या 3 साल 4 साल किया जाए। तो ये भी यहाँ पे है। अब इस पॉलिसी के अंदर देखिए है क्या, कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ खराब चीजें भी हैं, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो लोकल इलेक्शंस में नहीं खड़ा हो सकते, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे म्यूनसिपैलिटी के या पंचायत के इलेक्शन वो लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोविजन ये है। दूसरा प्रोविजन ये है कि भैया गवर्नमेंट जॉब भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो देख लीजिए पोलिगमी, मतलब अगर किसी आदमी की 2 या 2 से ज्यादा बीवियां हैं, वाइफ हैं, और उन कुल मिला के उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तब भी आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और अगर किसी एक लेडी के अगर 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा 2 3 4 हस्बैंड हैं, अगर उसके जो है 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? तो ये इसको हैंडल किया गया है ऊपर से। अब आप बोलोगे सर अगर कोई कुंवारा इंसान है और अगर उसकी नौकरी लग जाती है तो उसको उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए कुंवारा इंसान की नौकरी लग जाती है तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ प्रोविजंस हैं। यहाँ पे कुछ और दूसरे प्रोविजन भी है, जैसे अगर कोई स्टीरिलाइज करवा लेता है, स्टीरिलाइज अगर ऑपरेशन करवा लेता है कि जिनको आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे, जिसको नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, तो उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे किसी को 50,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ वो दिया जाएगा ताकि लोगों को प्रमोट किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए स्टीरिलाइज करवाने के लिए। उनको नौकरी वगैरह में प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा अगर वो स्टीरिलाइज करवा लेते हैं। तो उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, दिवाली बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ईद बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। हाउसिंग फैसिलिटी, अगर सरकार का कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें भी उनको ज़्यादा कवरेज मिलेगा जो लोग स्टेरलाइज करवाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। उसके अलावा अगर कोई डिसेबल लोग है, जैसे मान लो किसी को जो बच्चा पैदा हुआ है वो डिसेबल हो गया, है ना, हैंडीकैप पैदा हो गया है, तो उसको जो है 2 से ज़्यादा बच्चे करने की परमिशन मिल जाएगी। अगर किसी के ट्विंस हो जाते हैं, मान लो पहला एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा जो ट्विंस हो गए, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अलाउड है। अडोप्शन वाले केस में आप बच्चे अडोप्ट कर सकते हो, 3 4 5 अडोप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए आराम से। अगर किसी एक बच्चे की डेथ हो जाती है तब भी आप ज़्यादा बच्चे, आप तीसरा बच्चा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये है। फेल्ड स्टेरिलाइजेशन, अगर आपने ऑपरेशन करवाया है, नसबंदी करवाई है, स्टेरिलाइजेशन करवाया है, उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे हो जाते हैं, इसका मतलब वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उस केस में भी छूट यहाँ पे दी गई है। तो कुछ केस में छूट दी गई है, कुछ केस में छूट नहीं दी गई है। आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव में बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आज गूगल करके आपको पढ़ना है टोटल फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होती है जब बच्चे 5 साल या उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, है ना। जब 1 साल होता है तो इसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब डिलीवरी और उसके बाद में, है ना, डिलीवरी और उसके बाद में लगभग 42 डेज तक हो रहता है ये। ठीक है, और टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब 2.1, मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं एक औरत को, उसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना इस क्लास के बाद में। ठीक है, तो है यूपी की पॉलिसी। कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि यूपी की ये पॉलिसी जो है मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, क्योंकि मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है तो सरकार उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन फैक्ट्स ये सब नहीं कहते हैं। फैक्ट्स बोलते हैं कि भैया जो गरीब है ना, गरीब, पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, नॉट रिलीजन। ठीक है, हिंदुओं के अंदर भी जो गरीब हैं उनमें फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम्स में जो गरीब हैं उनके अंदर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। लेकिन जो थोड़े से जिनके पास पैसे हैं, या बोलिए जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, अबव मिडिल क्लास हैं, उनके अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू, क्रिश्चियन, जो मर्जी हो। तो पॉवर्टी की वजह से फर्टिलिटी रेट होती है
रिलीजन की वजह से नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग कंदाहार की। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक होती है एम्बेसी और एक होता है कॉन्सुलेट। एम्बेसी जो होती है वो किसी भी कंट्री की कैपिटल के अंदर होती है, जैसे काबुल है, तो मेन हेड होता है वो होती है एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर बैठते हैं, है ना, हमारी कंट्री के। उसके अलावा और भी जो दूसरे छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए कॉन्सुलेट खोले जाते हैं। कॉन्सुलेट जैसे बड़े सिटी होते हैं, जैसे कंदाहार, कंदाहार के अंदर हमने कॉन्सुलेट खोला हुआ है। अब मान लो यहाँ के लोगों को कोई वीज़ा लगवाना है, इंडिया में आना है, ट्रैवल करना है, तो उनको हर बार अपनी काबुल में जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग कंदाहार में भी इंडियन कॉन्सुलेट से संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक होता है कॉन्सुलेट। तो कॉन्सुलेट जनरली छोटे ऑफिस होते हैं, एम्बेसी के ही ऑफिस होते हैं। ठीक है, अब इंडिया की जो एक कॉन्सुलेट था वो था कंदाहार में। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया, क्योंकि आपको पता है तालिबान का, तो है ना, अब यहाँ आस पास जो है हर जगह तालिबान एक्टिव है और तालिबान कभी भी कंदाहार को कंट्रोल कर सकता है। तो इंडिया वालों ने क्या किया, कंदाहार कॉन्सुलेट में इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको काबुल में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सरकार का यह कहना है कि यह भी टेम्परेरी बेसिस पे है, लेकिन पता नहीं काबुल भी कब तक बचेगा, है ना। तो हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स को वहां से निकाल दिया है। तो दैट इज द सिचुएशन है। चलिए अगला जो है वो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में है। ये आपका अच्छा एडिटोरियल दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है ये। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है दोस्तों। पिछले 1 साल से, समझ रहे हो आप, और ये तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, 1 साल से। उसके अलावा अगर आप गुजरात का एग्जाम्पल लो, आप जो है यहाँ पे उत्तराखंड का एग्जाम्पल लो, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लो, गुजरात, यहाँ पे भी जो है काफी टाइम से डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। लोकसभा में भी पिछले लगभग 1 साल से डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सिर्फ स्पीकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर की पोस्ट खाली नहीं रह सकती। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कुछ नहीं बोला है, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली रह सकती है, स्पीकर की नहीं रह सकती है। इसलिए आज हमारी लोकसभा में स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रूल बनाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर यह रूल है कि स्पीकर के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, है ना, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में ही स्पीकर आपको अपॉइंट करना होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र के जो सीएम है वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी साफ होगी ना, क्लियर होगी, थोड़ी सेफ्टी होगी, तो हम लोग स्पीकर को अपॉइंट कर लेंगे, फिलहाल डेप्यूटी स्पीकर से काम चला लेते हैं, ये उनका कहना है। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के अंदर स्पीकर होना चाहिए, और आर्टिकल 178 कहता है कि स्टेट असेंबलीज के अंदर स्पीकर होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, एज सून एज मे बी, मतलब जितना जल्दी हो सके। अब ये जितना जल्दी हो सके ये तो बड़ा ट्रिकी सा है, मतलब काफी एम्बिगुअस है। अब ये 5 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि कितने समय में होना चाहिए। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता विद इन 6 मंथ्स वो तो अलग बात थी, या विद इन 1 ईयर, विद इन 2 वीक्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि एज सून एज मे बी। इसलिए जो कई बार पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो अपॉइंट नहीं करती हैं। उनका ये कहना है कि देखिए यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। यही कहना इस टाइम पे जो महाराष्ट्र के सीएम है उनको, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई प्रोसीजर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने सिर्फ ये सारे की सारा डिसीजन ना मतलब इलेक्टेड ऑफिशियल्स के ऊपर छोड़ दिया है। मतलब आप ये कहो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, एमएलए और एमपीज के ऊपर छोड़ दिया है। स्टेट असेंबली जैसा चाहे वैसा कर सकती है और पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं वो स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, और स्पीकर जो है डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। और स्पीकर कैसे चूज किया जाता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके अंदर से ही चूज किया जाता है, जो हमारे एमपीज और एमएलए होते हैं, है ना, वो अपने बीच में से ही किसी को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चूज करते हैं। ठीक है, अब इनका रोल क्या क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी आपके पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी मीटिंग होती है, उनको कौन प्रिजाइड करता है, स्पीकर प्रिजाइड करता है ना। मनी बिल कौन डिक्लेयर करता है, मान लो कोई बिल पेश करती है सरकार के, वो मनी बिल है कि नहीं है, ये भी स्पीकर ही डिक्लेयर करता है ना। और स्पीकर वो हाउस का कलेक्टिव वॉइस होता है, मतलब स्पीकर की वॉइस में इतना दम होता है, कहने मतलब यह है कि स्पीकर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि वो पूरे के पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है।
है ना भैया, उसको प्रेसिडेंट है वो, तो डेफिनेटली उसको तो इंपॉर्टेंस होता ही है। डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट होती है ना, वो स्पीकर से इंडिपेंडेंट होती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर वो सबॉर्डिनेट होता है स्पीकर का, लेकिन ऐसा नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर बिल्कुल डिफरेंट है। डेप्यूटी स्पीकर तब काम करते हैं जब स्पीकर की पोस्ट खाली हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो उनकी डेथ हो गई तो डेप्यूटी स्पीकर को वहां पे बैठा दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब स्पीकर को हटाने के लिए जो मोशन होता है ना, उनके उसके रिमूवल के लिए जो मोशन होता है, उस टाइम पे भी स्पीकर की जगह डेप्यूटी स्पीकर एज ए स्पीकर काम कर सकता है। तो उनका सबॉर्डिनेट नहीं है, ये सेपरेट पोस्ट है। जब वो अब्सेंट हो जाते हैं स्पीकर, तब वो काम करते हैं। और कई सारी कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जिसको जिसको जो है जिसके चेयरपर्सन होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है डेप्यूटी स्पीकर, समझ रहे हो आप। और कौन बनता है, कहां से बनता है, देखिए ये बात तो पक्की होती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलए और एमपीज होते हैं, इनके बीच में से ही स्पीकर बनेगा। लेकिन कौन बनेगा ये नहीं हो सकता है, ये कन्वेंशन है, मतलब ये एक रिवाज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जनरली ऐसा देखा गया है जो स्पीकर होते हैं वो जो मेजोरिटी पावर होती है, जो पावर में पॉलिटिकल पावर जिसके पास मेजोरिटी होती है उसके होते हैं। जैसे मान लो स्पीकर जो होते हैं वो बीजेपी के होते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर वो लार्जेस्ट पार्टी के हो सकते हैं, जैसे मान लो कांग्रेस हो गया या कोई भी पार्टी हो गया। ये एक कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और टाइम टू टाइम कभी इसको फॉलो किया जाता है, कभी नहीं फॉलो किया जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इसको कभी भी फॉलो नहीं किया गया, लेकिन बाद में इसको फॉलो किया जाने लगा। तो जनरली रूल नहीं है, स्पीकर वो मेजोरिटी पावर पार्टी से होता है, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो माइनॉरिटी पार्टी से होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अगला जो है वो है कि जो यूथ है, देखिए ये जो एडिटोरियल आपको ऊपर देख रहे हो ना, ये एडिटोरियल द हिंदू से है, और नीचे वाला एडिटोरियल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस से है। दोनों लगभग एक ही जैसी बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे है, मैंने आपके फायदे के लिए इसको कंबाइन कर दिया है। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 को सेलिब्रेट किया गया था। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसने ये कहा है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है, पहले जितना माना जा रहा था, पहले माना जा रहा था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2060 तक या 2070 तक स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी इनका यह कहना है कि यह स्टेबिलिटी 12 साल पहले ही आ सकती है, मतलब 2045 तक भी इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो सकती है। ठीक है, ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब इंडिया की पॉपुलेशन, पहले लोग सोचते थे कि इंडिया की यंग कंट्री है और काफी समय तक इंडिया यंग रहेगा, लेकिन इंडिया अभी बहुत टाइम तक यंग नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जल्दी स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब जो डेमोग्राफी डिविडेंड का जो फायदा है इंडिया भी बहुत टाइम तक नहीं उठा सकता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जब एज स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, मतलब अगर आपका कंट्री यंग है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यंग लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है। इंडिया के अंदर ये काफी नैरो हो गया है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा यंग नहीं रहेगी बहुत समय तक। ठीक है, और इसीलिए हमें जो हमारी यंग पॉपुलेशन आज के समय में है, जो प्रेजेंट में है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है, उसको एजुकेशन देने की जरूरत है, उसको स्किल देने की जरूरत है। अगर आप उसको एजुकेशन दोगे, स्किल दोगे, तो यही यंग पॉपुलेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको स्किल नहीं दोगे तो यही पॉपुलेशन आपके लिए बर्डन भी हो सकती है। ठीक है, इंडिया के अंदर आज के समय में जो यूथ है उसको आप एजुकेशन दीजिए, स्किल दीजिए, वो सारी की सारी ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, इंडिया में जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है वो काफी कम है। इंडिया की गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर काफी कम खर्चा करती है। कोविड से पहले भी हमारी जीडीपी का सिर्फ 3.8% एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है जीडीपी का, जो कि वर्ल्ड एवरेज से काफी ज्यादा कम है। और उसके ऊपर अगर आप क्वालिटी को कंसीडर करो तो इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी काफी पुअर है। तो पहली बात तो आप पैसा कम खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर जितना पैसा खर्च कर रहे हो आप उसमें क्वालिटी नहीं दे रहे हो, है ना। तो दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखिए एजुकेशन से क्या फर्क पड़ा, जब से कोविड-19 के वजह से जो स्कूल वगैरह बंद हुए हैं, तो 32 करोड़ बच्चे इससे इन्फेक्ट हुए हैं, 32 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ लड़कियां जो हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं, जिसमें से बहुत सारी गर्ल्स ने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया है। और आप एक मान के चलिए, अगर किसी गर्ल्स ने, अगर उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया है तो दोबारा वो रीजॉइन तो नहीं करेंगी। तो देखिए, स्कूल ना जाने की वजह से और भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मेंटली जो है कई सारे बच्चे जो है वो उनको एंग्जाइटी हो गई है और उनको डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं।
ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 17% बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सिर्फ एजुकेशन को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि मेंटली भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ी बात है ये। सेव चिल्ड्रन नाम का एक एनजीओ है जिसका ये कहना है कि जब कोविड की वजह से जो स्कूल वगैरह बंद हुए थे, 75% बच्चों के पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है। और जब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है तो आपका एजुकेशन कैसे मिलेगा ऑनलाइन? तो ये बच्चे तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए हैं, है ना। सिर्फ 25% बच्चे ही अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए हैं प्रॉपर तरीके से जब से लॉकडाउन लगा है। तो यहाँ पे बैलेंस बना के चलने की जरूरत होती है ना। एक तरफ तो स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं सेफ्टी की वजह से, ताकि सेफ रहें, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसमिशन का जो है खतरा है, कहीं बच्चे स्कूल में ना आए, ज़्यादा उनको वायरस ना हो जाए। देखिए सीधी सी बात है, सेफ्टी की वजह से बंद किए गए हैं, लेकिन अगर बच्चा घर में रहेगा और उनके पेरेंट्स अगर काम करने बाहर जाएंगे तब भी तो उनको खतरा है। आपने ऑफिस वगैरह सब कुछ खोल दिया है, तो पेरेंट्स बाहर जाते हैं, वो भी तो इन्फेक्टेड होकर वापस घर पे आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए बैलेंस बना के बीच में इनकी चलने की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कीजिए। जो स्कूल में जो स्टाफ होते हैं, सब स्टाफ होते हैं, आप उसको वैक्सीनेट कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो जिला पंचायत होती हैं, आप उनको पावर दे सकते हो स्कूल खोलने की। अगर वहां पे केस नहीं आ रहे हैं तो वो भी तो खोल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं ना इसको, तो आप उनको पावर दीजिए। जैसे उड़ीसा की सरकार ने कम्युनिटी स्कूल जो है ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अगर 3 4 5 गांव में अगर केस नहीं आ रहे हैं तो उन गांव में स्कूल खोला जा सकता है। ठीक है, और टीचर वगैरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे आप क्लस्टर बनाइए जहां पे जो सेफ होते हैं ना, वो आप कर सकते हो। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। जहां पे ऑनलाइन पॉसिबल है उसको वहां पे ऑनलाइन कीजिए, जहां पे ऑफलाइन पॉसिबल है वहां पे ऑफलाइन कीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप बनाइए यहाँ पे। चलिए ठीक है। स्कूल बंद होने से और क्या क्या नुकसान होगा, देखिए। स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाएंगी। गर्ल्स ड्रॉप आउट होंगी तो उनकी घर वाले उनकी शादी करवा देंगे, अर्ली मैरिज वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या है, गरीबी ज्यादा बढ़ गई है, और जब गरीबी होती है तो चाइल्ड मैरिज के केस भी बढ़ने लगते हैं, ये सर्वे दिखाता है। जहां जहां पे गरीबी है वहां वहां पे चाइल्ड मैरिज जो है ज्यादा प्रेवलेंट होती है। ऊपर से जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बढ़ गया है जब से कोविड वाली सिचुएशन से, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ गया है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ले सकते हैं। जो हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो लोग सामने आ सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज और सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का मतलब होता है जैसे मीडिया या फिर एनजीओज होते हैं या आम जनता होती है, इसको कहा जाता है सिविल सोसाइटीज। तो ये भी सामने आ सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, है ना। मिड डे मील की जो फैसिलिटी मिलती थी बच्चों को, पहले बच्चों को उससे न्यूट्रिशन मिलता था, उनकी कैलोरी पूरी हो जाती थी। और जब बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा और अच्छी कैलोरी वाला भोजन मिलेगा, तो वो मेंटली जो है एक्टिव रहते हैं, उनका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होता है। तो वो उसकी तरफ भी ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है ना। और ज्यादातर फोकस आप गर्ल्स पे कीजिए, है ना। देखिए स्कूल में जब गर्ल्स जाती थी तो वो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स उनको दिए जाते थे, है ना, सैनिटरी पैड्स वगैरह दिए जाते थे। अब क्योंकि गर्ल्स वहां पे नहीं जा रही हैं तो हाइजीन वाली प्रॉब्लम भी हो गई है। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जैसे आशा वर्कर होती हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर होते हैं, इनको एक साथ आप लेके आइए दोनों को। देख, जब आप स्कूल टीचर की और जगह पे तो ड्यूटी लगाते हो ना, जब पॉपुलेशन आपको सेंसस करना होता है या कोई इलेक्शन ड्यूटी होती है, तब भी तो बेचारे ये लोग ड्यूटी करते हैं। आप इनको अभी भी ड्यूटी दे सकते हो कि वो घर घर जाएं, बच्चों से इंटरेक्शन करें, उनके उनके उनको पूछें। अगर किसी वो, और अगर गर्ल्स हैं तो आप उनको सैनिटरी पैड वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। आप एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ताकि आप उनको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बता सको, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक दो के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गया, इंडिया में अभी जो है यंग पॉपुलेशन है। अगर आप यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर कल्टीवेट करोगे तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी बहुत आगे बढ़ सकती है, जैसा दूसरी कंट्री में देखा गया है ना। जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना, साउथ कोरिया, इन्होंने अपनी यंग पॉपुलेशन को एक अच्छे से एजुकेट किया, उनको अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड कराए, और आज उनकी डेवलपमेंट सारी दुनिया के सामने है। तो क्या इंडिया ये नहीं कर सकता? इंडिया को ये करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी अगर यूथ होगा, अगर वो स्वस्थ होगा और एजुकेटेड यूथ होगा, तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। अदरवाइज फ्यूचर जो है वो काफी ब्लीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है स्टेइंग विद द लाइंस। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जज वगैरह ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक कंसेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। इसका मतलब ये होता है जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो जुडिशरी होते हैं, भैया सब अपने अपने दायरे में रह के काम कीजिए, है ना। आप एक दूसरे के
पावर को एक एंक्रोच मत कीजिए, है ना, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए एक दूसरे को, अपनी पावर के अंदर रहिए और अपनी पावर के अंदर रह के काम कीजिए। ये मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। लेकिन अभी कोविड-19 के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि कई जज जो है वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या आप बोलो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो कई ऐसी बात बोल देते हैं जिनको नहीं बोलनी चाहिए। वो ऐसे वो कई बार सरकार के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, जो सरकार का काम होता है उनका काम नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि जब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो आदमी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर बाधा उत्पन्न करता है, अगर वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो उस आदमी को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने गुस्से में बोला, ठीक है। और ऐसा उन्होंने ये भी बोला कि जब सेकंड वेव चल रही थी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल माना था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है मर्डर किया है बहुत सारे लोगों का। देखिए कितनी सेंसिटिव आप इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हो जो उनको नहीं देनी चाहिए, है ना। अब जब जब म्यूकर माइकोसिस के जब केस आ रहे थे, जिसको फंगस कहा, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, जब इसके केस आ रहे थे तब भी जो है कोर्ट ने बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि यंग लोगों को जो है क्यों ज़्यादा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कितना इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है ये भी, के जो सीनियर सिटीजन है उनको मरने दो, जो यंग लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो। बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव है ये स्टेटमेंट, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर को जो है मर्डर बोलने वाली बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन वाली बात हो। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है नहीं देनी चाहिए कोर्ट को, उनको अपने दायरे में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार बोला है लोअर कोर्ट्स को, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, कि दे आर नॉट द अल्टीमेट आर्बिटर्स। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो राजा है, वो एम्परर हैं। उनको अपने दायरे में रह के ही काम करना चाहिए, ठीक है, अपने दायरे के अंदर ही काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है कि हर पॉलिसी जो है वो जुडिशरी से होके जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए पहले आप जुडिशरी की उसके ऊपर स्टैंप लगवाओ, उसके बाद वो पास होगी। ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखिए आगे इन्होंने बड़ी शानदार बात बोली है। इन्होंने कहा है कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके पास होती है ना। अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? लोगों के पास होती है ना। और लोगों के पास पावर किसने दिया है? प्रियम्बल ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और लोग किसको चुन के भेजते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? रिप्रेजेंटेटिव के पास है, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे जो नेता लोग होते हैं, वो जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए जो भी अकाउंटेबल होते हैं तो इसलिए उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। अगर जनता को पॉलिसी चेंज पसंद नहीं आती है तो उसको वो चेंज कर सकते हैं। तो जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें सोच के बनाई गई हैं कि ये जो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए पॉलिसी बनाता है ना। वो पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। वो जुडिशियल रिव्यू एक अलग चीज है, आप उसको रिव्यू कीजिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप पॉलिसी के अंदर दखल मत दीजिए। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन खुद ये मत बोलिए कि ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो जुडिशरी को जो है पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो सरकार का डोमेन होता है, मतलब वो जनता का डोमेन होता है ना। देखिए इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो कभी कभी टिरानिकल हो सकती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे मान लो बीजेपी या कभी कांग्रेस, है ना, वो कभी कभी ऐसी पॉलिसीज ले सकती है जो जनता को पसंद ना आए। ऐसी पॉलिसीज ले सकती है जिससे देख के ये लगता है कि जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है। लेकिन अगर जुडिशरी को उसको हैंडल करना है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही होगा, वो भी इमोशनल होके नहीं होता है कि मैं तुम्हें फांसी की सजा सुना दूंगा, ये वो सारे, वो कानून के अंदर में रह के आप काम कीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार हायर जुडिशरी को, मतलब वो हाई कोर्ट्स को ऐसा बोला है, लोअर कोर्ट्स को ऐसा बोला है कि आप सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा समाज प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो पाएगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो फॉलो हो पाएंगी और हमारी कंट्री जो है वो स्टेबल रह पाएगी। अगर हर चीज के अंदर अगर जुडिशरी इंटरफेयर करने लगेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए कि जुडिशरी बार बार ये कहती है कि जो इलेक्टेड सरकार है ना, कि ये टिरानिकल हो गई है और इसकी जो पॉलिसी है वो मेरे से परमिशन लेनी चाहिए। अरे भैया आप ये एज्यूम मत कीजिए कि हर इलेक्टेड ऑफिशियल, हर नेता करप्ट है। ऐसा इमेजिन करना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सेट कर सकता है देश के अंदर। अगर जुडिशरी ही ऐसा सोचेगी तो आम आदमी तो जरूर सोचेगा। तो आप अपने पॉलिसी मेकर्स के अंदर फेथ रखिए, जो इलेक्टेड आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अंदर फेथ रखिए, क्योंकि उनको जनता ने चुन के भेजा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये कहना कि इलेक्टेड सरकार टिरानिकल हो जाती है, आप ये समझ लिया अगर जुडिशरी ही टिरानिकल होगी तो क्या होगा?
जुडिशरी बार बार ये कहती है कि इलेक्टेड जो सरकार होती है इसको अपने दायरे में रहना चाहिए, है ना। अगर जुडिशरी ही अपने दायरे से बाहर चली गई तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, है ना। सरकार को तो आप कंट्रोल कर लोगे कहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपके पास कुछ पावर है, लेकिन अगर आप ही आउट ऑफ पावर हो गए तो आपको कौन कंट्रोल करेगा भैया। आप ये भी तो सोचिए, है ना। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं चलता है। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है। आप हर अपने दायरे में रहिए, सरकार को अपने दायरे में रहने दीजिए। अगर वो कोई कानून बनाती है आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, वो आपका अधिकार है ना। लेकिन आप अपने आप को एम्परर मत समझिए, आप मेरे मत समझिए कि आप ही राजा हो सबके, है ना। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बार बार बोला है, और जो जानकार है कानून के वो भी इस बात को बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे वीडियोस को वगैरह देखते रहिए, समझते रहिए, और न्यूज़पेपर वगैरह को अपने कंटिन्यूस कवर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।